बारिक हमें इस तरह से नहीं आना चाहिए था, सबके साथ आते। वैसे भी हम इज़ा के लिए यहाँ आए थे, आप इज़ा को छोड़कर हर तरफ जा रहे हैं। वो मुंह बनाते हुए बोली, मेरी जान, इज़ा ज़बर के साथ है और ज़बर उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा है, और वैसे भी वो मुझसे ज़्यादा ज़बर और शहीर के साथ इंजॉय करती है, क्योंकि वो दोनों उसके मुताबिक उसकी सारी बातें मान जाते हैं, जबकि मैं उसे डांट कर नाराज़ कर देता हूँ। इसलिए मैंने उसे ज़बर के साथ भेजा है, और मैं यहाँ कौन सा सारे दिन के लिए तुम्हें लेकर आया हूँ, बस थोड़ी देर यहाँ वहाँ घूम फिर कर हम वापस चले जाएंगे। तुम फिक्र मत करो, वो देखो वो कितनी प्यारी शॉल है, आओ तुम्हें लेकर देता हूँ। वो थोड़े फासले पर हाथों से कढ़ाई की गई शॉल को देखते हुए बोला, तो उसके साथ ही गाड़ी से बाहर निकल आए। ये बहुत बड़ा बाजार था, जिसमें दुकानें नहीं थी, बल्कि सब कुछ सड़क के किनारे ही लगाया गया था। टोपियाँ, हाथ से की गई कढ़ाई वाली चादरें, उसके अलावा हाथ से बनाई गई बहुत सारी चीज़ें जो दिखने में बहुत अच्छी लग रही थी, और जोरिश को इस तरह की चीज़ें पसंद भी थीं, तो वो काफ़ी इंजॉय कर रही थी। ये हाथों पर क्या कर रहा है? वो सबके लिए शॉल लेने के बाद एक आदमी की तरफ देखने लगी, जिसके पास बैठी चंद औरतें हाथ दिखा रही थी। अरे कुछ नहीं, फजूलियात हैं और कुछ नहीं। वो हाथ देखता है और बताता है कि आगे ज़िंदगी में क्या होने वाला है। वो हंसते हुए बताने लगा, ऐसा भी होता है क्या? इन्हें सच में सब कुछ पता होता है? वो परेशानी से पूछने लगी, तो बारिक ने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया। अरे नहीं मेरी जान, इन लोगों ने बस अपना रोज़गार लगाया हुआ है, और पागल तो ये लोग हैं जो इन पर यकीन कर लेते हैं। भला हाथों की लकीरें देखकर कोई बता सकता है कि आने वाले कल में क्या होने वाला है? वो गाड़ी में सामान रखते हुए उससे कहने लगा, बारिक क्या हम भी अपना हाथ दिखाएं? वो गाड़ी में बैठने की बजाय उससे पूछने लगी, तो बारिक ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। ये शिर्क है जोरिश, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, चलो गाड़ी में बैठो। वो फ़ौरन इनकार कर गया। शिर्क तब है जब हम उस पर यकीन करें, मैं तो बस हाथ दिखाने की बात कर रही हूँ, पता तो चले वो आदमी क्या कहेगा हमारे बारे में। वो एक्साइटेड सी होकर बोली थी, गाड़ी में बैठो जोरिश, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो इनकार करने लगा। जब जोरिश उसकी बात माने बगैर ही उस आदमी की तरफ कदम बढ़ा चुकी थी, उसने गुस्से से गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते उसके पीछे की राह ली। अल्लाह अल्लाह, आपकी लकीर में तो औलाद नहीं लिखी, वो उसके हाथ को देखते बोला, जबकि उसकी बात पर जोरिश गुस्से से उसे देखने लगी। हालांकि दिल कांप कर बाहर आने को था। आपके हाथ पर तो औलाद की लकीर ही नहीं, आपको औलाद नहीं होगी। वो आदमी बड़े पुरसकून से आवाज़ में उसके दिल की दुनिया हिला गया था। क्या मतलब? ऐसा कैसे हो सकता है? आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? क्या बकवास कर रहे हैं आप? वो गुस्से से उसे देखते हुए कहने लगी, जबकि उसका बिल्कुल साथ खड़ा बारिक उसके गुस्से को समझता उसका हाथ थाम चुका था। मैंने तुमसे कहा था ना, ये लोग यही सब कुछ फजूल बोलकर पैसे कमाते हैं और कुछ भी नहीं। दिमाग ख़राब होता है इन लोगों का जो इस पर यकीन कर लेते हैं। तुम्हें मना कर रहा था, तब तो मेरी बात मानी नहीं तुमने। अब चलो यहाँ से। वो उसे खड़ा करते हुए कहने लगा, जब उस आदमी ने उसका हाथ थाम लिया। आप इनके शोहर है ना, आपके हाथ में तो औलाद की लकीर है। वो आदमी उसका हाथ थामते हुए बोला था, जब उसने गुस्से से अपना हाथ निकाल लिया। दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, ये बीवी है मेरी, अगर इसके नसीब में तुम्हारे कहने के मुताबिक औलाद नहीं तो मेरे नसीब में भी नहीं है। वो गुस्से से उसका हाथ थामे आगे जाने लगा। ऐसे लोगों पर यकीन करने वाले भी पागल होते हैं, और ये भी पागल होते हैं जो पैसों के लिए कुछ भी बोल देते हैं। चलो गाड़ी में बैठो, हम वापस चलते हैं। अच्छे खासे मूड का बेड़ा गर्क हो गया। वो उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाते बोला, जबकि जोरिश कुछ नहीं बोली। वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। जोरिश क्या हो गया तुम्हें, इस तरह परेशान क्यों हो गई हो? वो जो कब से बोल रहा था उसकी तरफ से खामोशी महसूस करके पूछने लगा। उस आदमी ने ऐसा क्यों कहा कि आपके हाथ में औलाद की लकीर है और मेरे हाथ में नहीं? वो परेशानी से उससे पूछने लगी। एक अजीब सा खौफ उसे हर तरफ से घेरे हुए था। उसने अगले ही लम्हे उसे थाम कर खुद में छुपा लिया, क्योंकि वो उल्लू का पट्टा आदमी पागल था। उस पर यकीन करने वाले भी पागल हैं। तुम्हें क्या लगता है, अगर वो कोई ज्योतिषी होता और उसकी सारी बातें सच होती, या वाकई वो लकीरों का फन जानता, तो इस तरह सड़क पर बैठकर अपना हुनर दिखा रहा होता? नहीं मेरी जान, अगर उसे इस तरह का कोई फ़न आता होता, या अल्लाह पाक ने उसके किसी हुनर से नवाजा होता उसको, तो वो यहाँ सड़क पर ना बैठा होता। बेफिक्र हो जाओ, बकवास करता है वो आदमी, ऐसा कुछ नहीं जैसा उसने कहा। तुम्हारे हाथ में भी औलाद की लकीर है और मेरे हाथ में भी है। जल्दी हमारे घर में छोटे छोटे से बच्चे खेलेंगे। फजूल की टेंशन लेना बंद करो। मुझे लग रहा है मेरे घर वालों की तरफ से तुम पर बच्चे का प्रेशर है। उसने अंदाज़ा लगाया तो उसने फ़ौरन नफ़ी में सर हिला दिया था। सच यही था कि किसी की तरफ से उस पर औलाद के लिए कोई प्रेशर नहीं था। बस उस दिन सिद्दीक़ा खाला की बातों में घबरा गई थी। वो आकर वो जल्द ही अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहती थी। नहीं बारिक, मुझ पर किसी का कोई प्रेशर नहीं, बस मैं खुद बच्चे चाहती हूँ। मुझे बच्चे अच्छे लग, और फिर अपने बच्चे ही तो अपने होते हैं ना।
अच्छा तो ये बात है, यानी कि अब हमें बच्चों के लिए सीरियस होकर कोशिश करनी होगी। वो लबदबाता शरारत से बोला तो उसे घूर कर रह गई। हाँ भाई, सीरियस होकर कोशिश करेंगे तभी तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी। बस कर जाए बारिक, वरना मैं आपके साथ कभी दोबारा नहीं आऊँगी। उसकी बेबाकी पर वो हाथ बांध कर रह गई, जबकि वो कहका लगा कर हंसा। यहाँ पर नहीं जाना था, दूसरी तरफ जाना था। मैंने मना किया था ना तुम लोगों को, यहाँ क्यों ले आए हो? कितनी बोरिंग जगह है ये, वापस चलो। वो उसे अपने साथ ज़बरदस्ती पिछली साइड पर बनी बहुत ऊंची और लंबी पहाड़ी पर लेकर आया था, जहाँ जंगल के सिवा कुछ भी ना था। थोड़ी देर पहले उसे शनाया के गार्ड का मैसेज आया कि मैडम यहाँ पर आई हुई हैं और इस वक्त वो पहाड़ के पीछे की तरफ जा चुके हैं और अब वापस आने का नाम नहीं ले रही, बल्कि वो नीचे जाना चाहती हैं पहाड़ी से। उसका कोई इरादा नहीं था आज शनाया पर अपना एक भी सेकंड ज़ाया करने का, लेकिन फिर अपनी मजबूरी समझकर वो यहाँ आ गया। अरे यार, कोई लड़की यहाँ नीचे की तरफ जाने की जिद कर रही है, उसे ठीक करना है, फिर हम दोनों घूमने के लिए निकलेंगे। वैसे मैंने सुना है यहाँ पर ना इस आसपास हमें कोई बड़ा मज़े का ही होटल मिलेगा जहाँ कमाल की बिरयानी और टिक्के मिलते हैं, हम वहाँ जाकर एंजॉय करेंगे। हैं सच्ची? तो आते हुए क्यों नहीं बताया? वो उसके साथ आते ही उसकी तरह सरगोशीनुमा आवाज़ में बोली, क्योंकि तुमने वहीं बैठकर खाने लग जाना था और फिर इस लड़की की अकल कैसे ठिकाने लगाते। यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ कि मामला क्या है। वो गार्ड्स को ऊपर की तरफ खड़े देख कर कहने लगा, देखें सर, आप लोग नीचे नहीं जा सकते, वहाँ खतरा है। नीचे आपकी मैडम गई हैं या कोई भी गए हैं, हम इस तरह किसी को जाने की इजाज़त नहीं देते। नीचे सिर्फ हमारी टीम जा सकती है और कोई भी नहीं। वहाँ खड़ा आदमी उस गार्ड से बात कर रहा था। इधर मुझे बताओ क्या मामला है? वो अपना आईडी कार्ड उस मैनेजर के सामने करते पूछने लगा, जबकि आईडी कार्ड पर इंस्पेक्टर जबर का नाम देख मैनेजर भी थोड़ा रिलैक्स हुआ। सर, इन लोगों के साथ एक लड़की आई थी, वो लड़की हमारी नज़र से बचकर नीचे पहाड़ी से उतर गई। नीचे वहाँ पर खतरनाक तरीन भेड़िए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बर्फानी भेड़िए किस तरह से इंसान की हालत बिगाड़ते हैं। यहाँ पर हमारी टीम है जो इन्हें रेस्क्यू कर सकती है, लेकिन फ़िलहाल हमारी टीम यहाँ मौजूद नहीं है। वो आधे घंटे में यहाँ तक पहुँचेगी, तब तक हम इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। ज़िद कर रहे हैं कि उन्हें नीचे जाना है। अगर ये नीचे जाते हैं तो हमारा काम बढ़ जाएगा और हमारे लिए इन्हें रेस्क्यू करना मुश्किल हो जाएगा। वो इसे समझाते हुए बोल रहा था, वहाँ मेरी बहन है, उसका ख्याल रखना, उस लड़की को मैं रेस्क्यू करके लाता हूँ और डोंट वरी, मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूँगा, लेकिन मेरी बहन का ख़ास ख्याल रखना। वो मैनेजर से कहते हुए वहाँ से नीचे उतरने लगा, जबकि वो उसे मना कर रहा था। देखो मैनेजर, ये मेरा फ़र्ज़ है जो मैं निभाऊँगा किसी भी कीमत पर, और तुम मुझे इससे रोक नहीं सकते क्योंकि ये मेरा काम है और मैं ऑन ड्यूटी हूँ। और वो उससे कहते हुए नीचे चला गया, जबकि मैनेजर कुछ भी नहीं बोल पाया, क्योंकि किसी ऑन ड्यूटी अफसर को रोकना भी उसके लिए गैर कानूनी था, जो कि वो नहीं कर सकते थे। रेस्क्यू टीम को जल्दी से बुलाओ ताकि रेस्क्यू टीम को जल्दी से बुलाओ। अब नीचे एक नहीं दो लोग हैं, उन्हें कहो कि जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचने की कोशिश करें, वरना उन दोनों की जान जा सकती है। एक पुलिस वाला है, जबकि दूसरी एक ज़िद्दी बददिमाग नकचड़ी लड़की है जो हमारे समझाने के बावजूद भी नीचे चली गई। मैनेजर गुस्से से अपनी टीम से कह रहा था, जबकि वहाँ बैठी इज़ा परेशान हो गई। उसका भाई ऐसा गया था कि वापस आने का नाम नहीं ले रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे अपने भाई के बारे में पूछे। वो तो उसे एक तरफ खड़ा करके गया था। परेशान होकर उसने आगे पीछे नज़रें दौड़ाई तो सामने ही वहाँ एक कुर्सी पर सुकून से बैठा दामियार उसे अपनी तरफ देखता हुआ नजर आया था। मैम, आपके ब्रदर नीचे गए हैं वहाँ से एक लड़की को रेस्क्यू करने के लिए, आप इंतज़ार करें, इंशाल्लाह वो थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। या आप ऐसा करें कि आप वापस होटल चली जाएं, जब तक आपके भाई वापस आते हैं हमारा ड्राइवर आपको छोड़ आएगा। एक आदमी ने उसके पास आते हुए कहा, जो उस जगह का ओनर था। यहाँ पर एक छोटा सा कॉफ़ी कैफ़े था जहाँ पर लोग आकर वक्त गुजारते थे और यहाँ खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय करते थे। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। और मेरे भैया कब तक वापस आएंगे? मैं वहाँ नहीं जा सकती उनके साथ। क्या मैं वहाँ नहीं जा सकती उनके साथ? वो ओनर से पूछने लगी, जबकि निगाहें बार बार दामियार की तरफ भी जा रही थी, जो अब कुर्सी से उठकर उसी की तरफ कदम बढ़ाने लगा था। वो जल्दी जल्दी उस ओनर से बात कर लेना चाहती थी। नहीं मैम, आप वहाँ नहीं जा सकती, वहाँ एक लड़की गई है नीचे, उसकी हेल्प करने वो गए हैं। वो एक पुलिस ऑफिसर हैं, हम उन्हें मना नहीं कर सकते थे, वरना हम किसी को नीचे नहीं जाने देते। अगर कोई नीचे चला जाए तो उसके लिए हमारी एक रेस्क्यू टीम है, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और वो थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। आप तब तक यहीं बैठे, या अगर चाहें तो
आपको हमारी टीम होटल तक छोड़ आएगी। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इनके साथ हूँ यहीं पर पीछे। पीछे से दामियार की आवाज़ सुनकर वो ओनर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। नहीं, ये मेरे साथ नहीं है, प्लीज़ आप किसी को भेजकर मुझे होटल ड्रॉप करवा दें। जब तक भाई वापस आते हैं मैं होटल चली जाऊँगी। वैसे भी यहाँ बहुत ठंड है और फ़ोन की सर्विस भी बंद है कि मैं अपने किसी फैमिली मेम्बर को इन्फॉर्म करके यहाँ बुला सकूँ। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, दामियार को पूरी तरह से नज़रअंदाज करके, और उसका ये नज़रअंदाज करने वाला अंदाज़ उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। ये मेरे साथ हैं, आप लोग जाकर अपना काम करें, इन्हें मैं अपने साथ ले जाऊँगा वापस। वो एक दफ़ा फिर से बोला, लेकिन सर मैम तो कह रही हैं कि ये आपके साथ नहीं है। मैनेजर ने जांचती नज़रों से उसे देखते हुए कहा। जब उसने अपनी जेब से कोई पेपर निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया, आप इनके निकाह में हैं? उसने हैरत से उसे देखते हुए पूछा। वो उस मैनेजर को यकीनन अपना निकाह नामा दिखा रहा था। उस पर इज़ा कुछ बोल नहीं सकी। उसे ऐसा हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि ये आदमी निकाह नामा हर वक्त अपनी जेब में लिए घूमता फिर रहा होगा। सर आप मैम को साथ ले जाएं होटल में, जब तक यहाँ का मसला हल होता है। तब जब तक आपके भाई वापस नहीं आ जाते आप इनके साथ वापस होटल चली जाएं, क्योंकि बर्फ़बारी शुरू हो रही है और यहाँ पर बड़ा मसला बन सकता है। हम भी कैफ़े बंद कर रहे हैं। जैसे ही रेस्क्यू टीम आएगी हम सब लोग यहाँ से चले जाएंगे, सिर्फ स्टाफ के मेंबर्स ही होंगे। वो उसे समझाते हुए बोल रहा था और फिर वापस उन लोगों की तरफ चला गया, जबकि दामियार उसके पास ही रुका हुआ था। इससे पहले कि दामियार उसकी तरफ बढ़ता या उससे कोई बात करता, वो तेज़ी से नीचे की तरफ उतरने लगी। वो खामोशी से उसके पीछे आने लगा, क्योंकि वो यहाँ इसे हरगिज़ अकेला नहीं छोड़ सकता था। मेरे ख्याल में तुम गलत रास्ते पर जा रही हो इज़ा, ये सही रास्ता नहीं है। हम इस रास्ते से आए थे और मेरे ख्याल में ज़बर की गाड़ी भी वहीं नीचे उस तरफ खड़ी है। वो उसे देखते हुए समझाने लगा, लेकिन इज़ा जैसे उसकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहती थी। वो जल्द से जल्द उसे जान छुड़वाना चाहती थी। तेज़ी से नीचे उतरते वो जल्दी जल्दी जाना चाहती थी। उसका इरादा वापस जाने का नहीं, बल्कि वहीं गाड़ी में बैठकर ज़बर का इंतज़ार करने का था, या फिर अपने मोबाइल की सर्विस तलाश करके किसी को यहाँ बुलाने का था। दामियार के साथ रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो उस शख्स को एक सेकंड के लिए भी अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने उसे मजबूर तो कर लिया था, लेकिन ये उसकी गलत फहमी थी कि वो उसके हाथ आने वाली है। इज़ा मेरी बात सुनो यार, तुम इस तरह से भाग क्यों रही हो मुझसे? वो उसके बाजू को पकड़कर अपनी तरफ खींच चुका था उसे। दामियार शाह छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाना। वो एक झटके से उसे दूर करती काफ़ी फासले पर जा चुकी थी। क्यों हाथ मत लगाना? निकाह किया है मैंने, कोई मजाक नहीं है। और ये एटीट्यूड किसको दिखा रही हो? शोहर हूँ मैं तुम्हारा, अपने ये नखरे कंट्रोल में रखो। कोई गैर नहीं हूँ जिसके छूने पर इतना मचल रही हो तुम। उसका ये अंदाज़ उसे और भी गुस्सा दिला गया। उसका ये अंदाज़ उसे भी गुस्सा दिला गया था। वो सख्ती नहीं करना चाहता था, लेकिन इज़ा की ऐसी हरकतें हो रही थीं कि उसे उस पर गुस्सा आ रहा था। नहीं हो तुम मेरे शोर, और ना ही मैं इस ज़बरदस्ती के रिश्ते को कबूल करती हूँ, समझे तुम? कोई ताल्लुक़ नहीं है मेरा तुम्हारे साथ, और मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ किया क्या है, फिर तुम देखना। ओह यार बस करो, क्या कर लोगी तुम? कर भी क्या सकती हो तुम? कुछ भी नहीं। फ़िलहाल तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं है मेरी जान, बल्कि तुम खुद पूरी की पूरी मेरे कंट्रोल में हो। क्या अपने घर वालों को बताओगी कि मैंने तुम्हारे साथ निकाह किया? चलो ज़बरदस्ती ही सही, मैंने तुम्हें अपने निकाह में ले लिया ना। क्या कर लेंगे तुम्हारे भाई? अगर मैं तुम्हें ना छोड़ना चाहूँ तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती। अगर तुम्हें ये लग रहा है ना कि तुम अपने भाइयों को बताकर मुझसे आज़ादी हासिल कर लोगी, तो नहीं जान, अब ऐसा मुमकिन नहीं। अब तुमसे मेरी अलहदगी सिर्फ मेरी मौत की सूरत में हो सकती है, और कोई हल नहीं है मुझसे जान छुड़ाने का। दिन रात मुसल्ले पर बैठकर दुआएं मांगो मेरी मौत की, इसी कीमत पर रिहाई मिलेगी तुम्हें मेरी कैद से, और दुनिया में वापस आ जाओ। तुम्हारे भाई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, मेरे एक इशारे पर खुद कब्र में ज़रूर उतर सकते हैं। ये गलत फहमियों की दीवार जो तुमने अपने आगे खड़ी की हुई है ना, तुम्हारे भाई सब कुछ ठीक कर देंगे, ये वो। तो उसे गिरा दो, क्योंकि ना तो तुम्हारे भाई कुछ कर सकते हैं और ना ही तुम्हारा बाप। कबूल करो इस चीज़ को कि अब तुम मिसेस दामियार शाह हो और मरते दम तक रहोगी। हाँ, अगर निकाह से पहले का सिलसिला होता, मतलब तुम निकाह नामे पर साइन करने की गलती करने से पहले मुझे इस तरह की धमकियाँ देती, तो मुझे थोड़ा डाउट था कि शायद वो मेरा कुछ उखाड़ सके, लेकिन अब किसी के बस की बात नहीं। और ये मुझसे दूर भागना बंद करो और अपने घर वालों को साफ अंदाज में बताओ कि मेरा तुम्हारे साथ क्या ताल्लुक़ है, वरना निकाह नामा हर वक्त जेब में लिए घूमता हूँ मैं। और अगर मैंने ऐसा किया तो तुम जानती हो कि दुनिया तुम्हारे और मेरे निकाह को क्या नाम देगी। यही कि घर से भागकर लड़की ने अपने आशिक से निकाह कर लिया। फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी दादी दिल थाम कर बैठती है या तुम्हारे माँ बाप खुदकुशी करते हैं। अब भी वक्त है, अपने घर वालों को बताओ मेरा तुम्हारे साथ क्या ताल्लुक़ है। अगर नहीं बताना चाहती तो भी मसला नहीं, रिश्ता लेकर आता हूँ। साफ़ सुथरे अल्फाज में अपने भाइयों के सामने रिश्ते को कबूल कर लो।
निकाह वाली बात छुपी रहेगी, किसी को पता नहीं चलेगा कि कभी हमारा निकाह हुआ था। इज़्ज़त से शादी होगी, इज़्ज़त से तुम्हारी रुखसती होगी और तुम मेरे पास आ जाओगी। वरना अगर मुझे चैलेंज करोगी, उकसाओगी, तो फिर तुम्हारे भाइयों के सर झुकेंगे या कटेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोनों बातों से। वैसे क्या सोचेंगे ना वो बेचारे कि जिस बहन को इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत से पाला, वही उन्हें धोखा दे गई। क्योंकि ये बात तो बिल्कुल बेमायनी सी है कि मैं तुम्हारे भाइयों की जान लेने वाला था, इसलिए मजबूर होकर तुमने मुझसे शादी कर ली। सब यही कहेंगे कि तुम्हारे अपने दिल में कोई ना कोई फीलिंग्स थी मेरे लिए, तो तुम ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो गए। मैं तुम्हारे सामने दो रास्ते रख रहा हूँ, या तो सबके सामने इस रिश्ते को कबूल करके हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओ, और अगर तुम्हें ये रास्ता कबूल नहीं तो तुम्हारे सामने दूसरा ऑप्शन रख कर आता हूँ मैं, निकाहनामा लेकर। सिंपल, क्योंकि छोड़ूंगा तो मैं तुम्हें किसी हाल में नहीं। निकाह किया है मोहतरमा, घर बसाएंगे आपके साथ, बताओ क्या मंजूर है तुम्हें। वो बहुत होशियारी से उसके दिमाग के साथ खेल रहा था, जबकि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। निकाह वाली बात सबसे छुपा कर उसने गलती की थी। उसे घर में सबको बता देना चाहिए था कि दामियार ने उसके साथ क्या किया है। उसका इस तरह से निकाह छुपाना भी उन लोगों की नज़रों में उसे ही गलत साबित कर रहा था। वो परेशानी से उसकी जानिब देख रही थी, जो मुस्कुराती निगाहों से उसकी मुश्किलात में इजाफा कर रहा था। अल्लाह करे तुम्हें मौत आ जाए, इसी पहाड़ी से गिरकर मर जाओ और मेरी जान छूटे तुमसे। ज़िंदगी अजाब कर रखी है तुमने, ऐसी ज़िंदगी पर लानत है। दिन रात दुआएं मांगूंगी, आज ही जाए नमाज बिछाकर तुम्हारी मौत की दुआएं करूंगी। एक ना एक दिन तो अल्लाह कबूल कर ही लेगा। तुम्हें नहीं तो मुझे मौत आ जाए। तुम जैसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने से बेहतर तो मौत ही है। वो बेहद गुस्से से कहती पलटी थी कि अचानक उसका हाथ थाम कर वो अपनी तरफ खींच गया। यकीन करो तुम्हारी हर दुआ पर आमीन कहने का दिल करता है, लेकिन नहीं कहता, क्योंकि जुदाई गवारा नहीं, तुम्हारी बद दुआओं में भी नहीं। अल्लाह पाक हम दोनों को लंबी ज़िंदगी दे, ताकि हम एक दूसरे का पूरी ज़िंदगी जीना हराम करें। वो उसे अपने साथ लगाए खड़ा जिज करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा था, जबकि वो मज़ाहमत करती उसकी बाहों में मचलती खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी। छोड़ो मुझे ज़लील इंसान, कमीने, छोड़ो मुझे, नफ़रत है मुझे तुमसे, और ताहयात नफ़रत करूंगी मैं तुमसे। वो गुस्से से अपना आप छुड़ा रही थी जब अचानक ही दामियार ने लफ्ज़ नफ़रत सुनकर उसे छोड़ दिया। अजीब थी उसकी मोहब्बत, उसे नफ़रत करने पर मजबूर करता, फिर उसकी नफ़रत बर्दाश्त भी नहीं होती। एक दिन तुम चिल्ला चिल्ला कर सबके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करोगी मुझसे। वो दावे से बोला, मेरी मौत के बाद भी ऐसा नहीं होगा। मुझे इस रिश्ते के लिए मजबूर तो कर सकते हो दामियार शाह, लेकिन मेरे दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते। नफ़रत है मुझे तुमसे, और आखिरी लम्हे तक नफ़रत करूंगी। दुनिया की कोई ताकत मेरी ये नफ़रत ख़त्म नहीं कर सकती। बेशक तुमसे निकाह करना मेरी मजबूरी थी, लेकिन तुमसे नफ़रत करना मैंने खुद पर फ़र्ज़ कर लिया। मरते दम तक नफ़रत करूंगी मैं तुमसे। वो गुस्से से उसे पीछे को धक्का देती मुड़ी थी कि उसका पैर फिसला, और अगले ही लम्हे वो पहाड़ी की बुलंद चोटी से बर्फ पर नीचे की तरफ फिसलने लगी। दामियार लम्हे में होश में आया। उसने उसे थामने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले वो नीचे की जानिब गिर चुकी थी।